प्रणाम। आज सुबह का समय है और देखते हैं कि धूप निकल आया है और हम लोग बैठे हैं योगा प्राणायाम के लिए। और इस योगा प्राणायाम को आज सुबह और शाम खाली समय के पहले हमने बताया है कि जब प्राणायाम सबसे उत्तम होता है अपने सांसों के क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर की इम्यूनिटी और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, तो प्राणायाम करने से पहले खाली पेट का होना और एनर्जी लेवल को बूस्ट यानी गर्म, थोड़ा बॉडी के अंदर गर्म पेय पदार्थ ले लेना ठीक रहता है। और साथ में हम जैसे कि लता मंगेशकर का भजन भी चला दिए हैं, तो वह भी अपना जो एक ध्यान, जो दोनों भौहों के बीच जो ओंकार का इमेज बनता है, हल्का सा ध्यान रहता है। शरीर जो है थोड़ा गर्म होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा जो है पहले वार्मिंग अप कर लेते हैं बैठे बैठे, फिर प्राणायाम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा वार्मिंग कर लें। बैठे बैठे कैसे वार्मिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले तितली आसन में से बैठ जाएंगे। ऐसे पैर के दोनों एड़ी और पंजों को आपस में चिपका करके इसको आपस में सटा लेंगे इधर, शुरू हो जाएंगे। ये है तितली आसन से बहुत सारा वार्म अप होता है। लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे तो पूरा एनर्जी हमारा अंदर से बूस्ट होगा और शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी, तो फिर हम बीच में प्राणायाम भी कर लेंगे। प्राणायाम कोई एक अलग से हवा बना देते हैं लोग कि ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राणायाम हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है जिसको हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं, और इसका जो फायदा है हम महसूस करने की चीज है, खाली जानकारी के लिए नहीं है। बहुत सारी चीजें दुनिया में लोग सिर्फ जैसे चांद के बारे में, चांद पर चढ़ने के बारे में, पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में लोग जानकारी हासिल करते, चढ़ते नहीं है। लेकिन प्राणायाम और योग के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ साथ उसको करने की चीज है, रोज करें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वार्म अप करने के लिए थोड़ा ये तितली आसन सही रहता है। वार्म अप करने के लिए दोनों पैरों को आगे कर दीजिए और देखिए बैठे बैठे वार्म अप हो जाएगा। आपको थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर कुछ कर लेना चाहिए, इससे बॉडी का एक एक पार्ट आपका थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। आप कहेंगे कि योगा बड़ा मुश्किल है। अरे जब हम किसी भी चीज को शुरुआती दौर में करते हैं तो थोड़ा सा उसमें हम कमजोर रहते हैं, माने कमजोरी फील करते हैं, थोड़ा दिक्कत फील करते ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको करना नहीं है, उसके करने के तरीके ये हैं कि कठिन व्यायाम करने से पहले थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लेना उचित रहता है। तो सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए ये देखिए हमने दोनों पैरों को आपस में चिपका दिया है और ऐसे पैर के पंजों को आपस में चिपका करके गोल गोल लंबे गहरे सांसों के साथ घुमा रहे हैं। 10 बार दाईं तरफ से घुमा लिए। और अब ये देखने में तो बड़ा आसान चीज लगता है, लेकिन इसमें भी जो है सांसों के साथ करना चाहिए, लंबे गहरे सांसों के साथ करना चाहिए। और निश्चित रूप से इससे मेरा पूरा पैर, हमारा जो है पूरा पैर जो है का एक्सरसाइज हो रहा है, उसकी नस, नाड़ियां, मांसपेशी, बोन्स सब इफेक्टेड हो रहे हैं और वह लचीला बनता जा रहा है। और तब हम देखते हैं कि हमको कठिन व्यायाम करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो लीजिए अब अगला पोज, इसमें लंबे गहरे सांसों के साथ करने से बॉडी में एनर्जी लेवल बना रहता है। सांस लिया, पैर आगे की तरफ मोड़ लिया, पीछे की तरफ मोड़ लिया, और सांस छोड़ा तो पैर आगे की तरफ मोड़ लिया। अब इसमें क्या करते हैं, घुटने को टाइट और लूज करते हैं। देखिए ऐसे घुटने को टाइट किया और लूज किया, और पूरा मतलब इफेक्ट हो रहा है भाई। एकदम घुटना को टाइट करो, लूज करो, टाइट करो, लूज करो, टाइट करो, लूज करो। इससे पूरा जो है दोनों जांघे की मांसपेशियां, ये घुटना और पूरा जो है पैर के नसों का जो है खिंचाव होता है, धीरे धीरे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हाँ, एक बात ये और भी है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो सबसे अच्छा होता है हनी, शहद। तो शहद को गर्म पानी, हल्के गर्म पानी के साथ यूज करेंगे तो बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को निकालने के लिए आप क्या करिए, 100 ग्राम 100 मिलीलीटर जो है लगभग पानी लीजिए थोड़ा गर्म, उसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, मिला करके पी जाइए। स्वाद का स्वाद और शरीर के
टॉक्सिक मटेरियल। योगा करने वाले क्या होते हैं, उसको शरीर की एनर्जी लेवल को बनाए रखना रहता है, इसलिए योगा करने वाले के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है कि वह शहद का सेवन किसी भी तरह करें, चाहे तो हल्के गर्म पानी के साथ चाहे ठंडे पानी के साथ, सबका असर अलग अलग असर होता है। जैसा सदगुरु कहते हैं कि मैंने शहद जो होता है वो अपने आप में संपूर्ण भोजन है, मूंगफली अपने आप में संपूर्ण भोजन है। तो मूंगफली को भी आप रात भर पानी में भिगो देंगे कि उसका पित्त जो होता है, कफ पित्त और वात, इसी पर तो हमारा आयुर्वेद टिका हुआ है, तो उसका जो पित्त होता है, गर्मी होती है, वो निकल जाती है रात भर पानी में फुलाने से। और सुबह में जब हम मूंगफली फुलाकर खा ही रहे हैं तो उसके साथ साथ हम चना मूंग में थोड़ी ठंडी होती है, मूंगफली में थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन मूंग जो साबुत मूंग का दाल हरा हरा होता है, उसको जब पानी में भिगा देंगे तो रात में आप क्या करिए, थोड़ा साबुत मूंग ले लीजिए, साबुत चना ले लीजिए, साबुत जो है आप सोयाबीन का बीज ले लीजिए और मूंगफली उसमें डाल दीजिए, सबका मिक्सर ले करके रात भर पानी में भिगो दीजिए धुल के। जब वह सुबह में हो जाए तो उसको आप चबा कर ज्यादा देर तक चबा कर खाना पड़ता है उसको, हल्के नमक और प्याज इत्यादि के साथ, जैसे जिसको अच्छा लगे गुड़ के साथ। और उसमें अगर उसको 2-3 दिन कपड़े में बांध करके उसमें पानी छिड़कते रहेंगे, सूती कपड़े में बांध करके पानी छिड़कते रहेंगे या पानी में डुबा के रखेंगे तो 2-3 दिन में उसमें अंकुरन आ जाता है। तो वह विटामिन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, everything, all the nutrient supplement will be supplied by the all sprouted seeds। अंकुरित अनाज का जो है वह एक अद्भुत असर होता है हमारे शरीर पर, उसमें हर तरह के विटामिन हैं और हर तरह की जो प्रोटीन, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स उसमें लगभग जो है हमको रेडीली अवेलेबल हो जाता है। अब गेहूं का जवारा भी होता है, जो गेहूं का अंकुरित जो पौधा होता है, अंकुरन के बाद नया पौधा, उसका जो गेहूं को क्या करिए कि थोड़ा सा मिट्टी लगा के कहीं पे अपने घर में और उसको उगा लीजिए। गेहूं के जब पौधे उग जाएं, लगभग वो जो है 4-5 सेंटीमीटर के हो जाएं, 3-4 सेंटीमीटर के, तो उसको आप थोड़ा जड़ से काट लें और उसको क्या करें, धुल लें। धुलने के बाद पीस करके उसका रस निकाल के छान के पीजिए। इसको बोलते हैं गेहूं के जवारे का रस, विटामिन का सप्लीमेंट का पूरा अच्छा स्रोत है, लेकिन लोग कहाँ इतना कर पाते हैं। तो चलिए, अंकुरित अनाज तो हमारे डेली के लाइफ में जो है नाश्ते के रूप में हम यूज कर ही सकते हैं। तो शहद तो सबसे अच्छा रहता है बॉडी के, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि योगा के समय हम एक निश्चित सीमा से थोड़ा हम जोर डाल देते हैं, तो शरीर का जो कुछ हिस्सा होता है, जो मतलब सारे हिस्से होते हैं शरीर के, वो कुछ एक लिमिट को पार करता है, जो हमारे बॉडी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसीलिए तो योगा लोग प्रेफर करते हैं। इसमें ऑक्सीजन लेवल का बनना तो तय है तो प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम थोड़ा वार्म अप सीटिंग पोज में कर रहे हैं। तो वार्म अप के लिए बैठे बैठे कैसे वार्म अप करना है, तो हम उसी के लिए आज का वीडियो बनाए हैं कि लोग बैठ जाते हैं आराम से, सुबह खाली पेट होता है, नहा धुल करके और अच्छा मन लगता है, मन शांत होता है, सहज होता है। लेकिन सुबह जल्दी उठने से और 3-4 गिलास नॉर्मल वाटर पी लेने से और तमाम तरह के जो है थोड़े 10 पत्ते नीम के चबा लेने से और थोड़ा सा जो है जो चीज संभव है कर सकते हैं, नीम के पत्ते 10 चबा लीजिए, और आंवला, एलोवेरा और गिलोई का जो है जूस मिल जाता है मार्केट में, उसको तीनों का 1-1, 2-2 ढक्कन जैसा आप पचा पाते हैं। आंवला, एलोवेरा और गिलोई का पतंजलि में भी अच्छा अवेलेबल है, मैं यूज करता हूं उसको। तीनों का 1-1 ढक्कन जो है पानी की बराबर मात्रा के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ उसको मिला करके, आधा गर्म पानी मिला दीजिए, हल्का सुसुम पानी मिला दीजिए, और 1-1 ढक्कन जो है आंवला, एलोवेरा और गिलोई का मिला करके उसको सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। आजकल चूंकि प्रोटीन की सप्लीमेंट की जरूरत होती है अगर किसी को, तो वह एक स्पिरुलिना आता है, पतंजलि में मिल जाता है स्पिरुलिना, तो बड़ा अच्छा रहता है, मैं भी यूज करता हूँ। उसकी 1-2 कैप्सूल खा सकते हैं। स्पिरुलिना की कैप्सूल आती है, प्रोटीन सप्लीमेंट है, बहुत अच्छा है। स्पिरुलिना जो होता है एक पूरा घास
एक खास तरह का जो है एल्गी है, वो काई है, जैसा कि उसी घास से जो है वह जो समुद्र में खास करके पानी में उगता है, तो उसी से स्पिरुलिना की प्रजाति होती है वो बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के प्रोटीन का सप्लीमेंट है। और आजकल चूंकि सांसों का प्रॉब्लम रहता है, तो मैंने एक दवाई आती है पतंजलि में भी मैं देखा हूँ कि जिसको स्वसारी बोलते हैं, स्वसारी की कैप्सूल आप खा सकते हैं, सुबह एक और शाम एक और दोपहर में एक, नहीं तो सुबह शाम एक एक गोली या दो गोली खा सकते हैं, जिसको जैसा पच जाता है। तो ये स्वसारी की टेबलेट भी आती है। स्वसारी का सबसे अच्छा रहता है सिरप। स्वसारी का सिरप जो है वह एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया हुआ है पतंजलि में, जो निश्चित रूप से सर्दी खांसी जुकाम जो फेफड़े की समस्या है सारी, वो जो है हमारा वो स्वसारी जो है सिरप और स्वसारी टेबलेट दोनों आती है, दोनों यूज कर सकते हैं। तो वो बड़ा अच्छा रहता है गले के लिए, सर्दी खांसी के लिए, बुखार के लिए। तो वो होता है स्वसारी। तो ये सब कुछ चीजें जो है हम कर सकते हैं। आंवले का जो है मुरब्बा इत्यादि यूज कर सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। और जो सबसे अच्छा होता है कि च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश में एक सबसे अच्छा च्यवनप्राश हमने आज तक देखा है कि स्वामला एक कंपनी होती है जिसमें च्यवनप्राश बनाते हैं। वो 1000 रुपये का 1 किलोग्राम, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन उसका जो है शरीर पर जबरदस्त हमने देखा है कि उससे एनर्जी आती है। स्वामला नाम से आता है मार्केट में, वह ऑनलाइन भी मिल जाता है, स्वामला आंवला। तो उसका 1 किलोग्राम का पैकेट अगर मंगा लेंगे तो एक एक चम्मच खाएंगे सुबह खाली पेट, तो 1 महीने तो आपको आराम से चल जाएगा। तो उतना तो आप इधर उधर खर्च कर देते हैं। और प्रोटीन की सप्लीमेंट के लिए दूध, गाय का दूध सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन दूध में हल्दी डाल के, अगर आपको दूध ज्यादा नहीं पचता है तो आप जितनी ही मात्रा में 1 कप ही भले ही दूध पिए, लेकिन आपको जो है उसमें हल्दी मिला करके जरूर पीना है। तो कैसे हल्दी मिलाना है, तो दूध को आप जो है थोड़ा गर्म करने पर रख दीजिए, और उसमें हल्दी जो है कच्ची हो तो सबसे अच्छी, पाउडर भी चलेगा, लेकिन कच्ची हल्दी हो उसको धुल के आप जो है कच्ची हल्दी को धुल करके घिस करके आप कद्दूकस से घिस करके दूध गरम खोलते हुए दूध या गरम होते हुए दूध में डाल दीजिए, और उसमें थोड़ा सौंठ जरूर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि दूध की जो इम्यूनिटी, मतलब वैसा दूध जो पिएंगे गोल्डन मिल्क, उसको आप कह लीजिए, विदेशों में उसको गोल्डन मिल्क के नाम से जाना जाता है, इसमें हल्दी होती है। तो हल्दी अपने आप में जो है एक आयुर्वेदिक वरदान है हमारी पृथ्वी पर हम जीवों के लिए। तो वो हल्दी और सौंठ की जो मात्रा आप दूध में पका करके फिर उसको छान करके पी लेंगे, तो रोज आप रात में सोने से 1 घंटा पहले पी लिया कीजिए, मस्त रहिएगा, कोई बीमारी घर नहीं करे पाएगी आपके और हमारे शरीर में। तो ये होता है हल्दी। सुबह सुबह नीम के 10 पत्ते चबा लिया, तुलसी का अगर पत्ता अवेलेबल है अपने घर में लगा लीजिए, मार्केट में मिलता है तुलसी का पौधा, या अगल बगल से मांग के पड़ोस से, और 5-10 पत्ता अगर आप सुबह या शाम कभी भी खा लेते हैं और उसको काढ़े में आप पी लेते हैं, तो सर्दी खांसी एंटीवायरल है वो। हम लोग जो है तबीयत खराब होता है तो मार्केट से अंग्रेजी दवाई खाना हमारी मजबूरी हो जाती है, खाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैरासीटामोल तो खाइए, हर जगह चीज जरूरी है, लेकिन समय पर आपको वो नुकसान भी करता है, साइड इफेक्ट भी होता है, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वार्म अप के लिए देखिए, ऐसे दाएं पैर पर बैठ जाइए, बायां पैर उसके ऊपर मोड़ दीजिए, और बायां पैर मोड़े हैं तो बायां हाथ ऊपर रखिए और दायां हाथ इधर से नीचे घुमा करके आप ऐसे, इसको बोलते हैं गोमुखासन। इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आप सांस अंदर भर करके लंबा गहरा लीजिए और छोड़िए, और इससे आपका ये जो कंधे का जो फ्रोजन सोल्जर की शिकायत उम्र दराज लोगों को होती है, लेकिन ये सब सूक्ष्म व्यायाम तो कभी भी आप कर सकते हैं सीटिंग पोज में। ये सब तो मैंने काफी बता रखा है वीडियोज में, और अगर 10 बार सीधा सीधी करें तो 10 बार उल्टा कर लें उसका, मतलब हर चीज का एक जो है वो मतलब
उल्टा सीधा आप कर सकते हैं। ये सब चीज तो हम काफी वीडियोज में बताते ही है। तो ये होता है हमारा सूक्ष्म व्यायाम और वार्म अप का कुछ पोज। अब हम गोमुखासन में क्या करते हैं, आप बाएं पैर पे बैठ जाते हैं एड़ी पर और दायां पैर को उसके ऊपर मोड़ देते हैं। जिसका शरीर हल्का है वो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे प्रयास कर सकते, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो क्या है कि हाथ को इंटरलॉक कर लिया जाता है इस तरह से और सामने नजर जो है हाथ जो है कान से लगा रहता है। यह गोमुखासन है, जिसका नाम जो है गोमुखासन है, लेकिन नाम से ज्यादा यहाँ समझना है कि ये कंधे के लिए जबरदस्त जो है एक्सरसाइज है। जो फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो जाती है लोगों को, तो वो फ्री हो जाएगा इस आसन से। तो गोमुखासन से ब्रह्मचर्य की शक्ति भी बढ़ती है। और बैठे बैठे दोनों एड़ियों पर जब वज्रासन में बैठ जाते हैं हम, तो हमारे शरीर का एक जबरदस्त जो है एक बैलेंस बनता है। इसमें खाने के बाद भी इसको कर सकते हैं। और मंडूकासन इसी पोज में होता है। वज्रासन में बैठ करके ऐसे अंगूठे को मोड़ करके चारों उंगली को उसके ऊपर रख करके सांस अंदर भरा पहले और फिर बाहर छोड़ करके रोक दिया और सामने नजर, सांस बाहर छोड़ के रोकना है। मन लगाने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक अच्छा रहता है। म्यूजिक की तरंगों का भी हमारे शरीर पर बहुत तगड़ा असर होता है, हम जानते हैं। और क्योंकि हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो म्यूजिक से रिलेटेड है। म्यूजिक की तरंगें जो वेव्स होती हैं वो हमारे तन मन को प्रसन्न करती है। जिसका जो फेवरेट म्यूजिक है वो भजन में आजकल हर तरह का म्यूजिक, क्लासिकल, पॉप, एवरीथिंग इज कमिंग इनसाइड द भजन। भजन लगा लीजिए, कोई भी क्लासिकल में, चाहे फास्ट में, स्लो में, अनूप जलोटा का या किसी भी भजन सम्राट का लगा लीजिए। और जैसे कि अभी भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जी का बज रहा है, ये मंडूकासन में आप 15 से 30 सेकंड शुरुआती दौर में रुकिए, आधा मिनट कम से कम। फिर तो हम 1-1 मिनट देख रहे हैं कि आप रुकी जा रहे हैं। तो ये मुट्ठी बंद करके 3 बार कर लिया। हाँ, हाथ पेट की थोड़ी के नीचे रहना चाहिए। आप दायां हाथ नीचे रखिए, बाएं हाथ उसके ऊपर रखिए और पेट की थोड़ी के नीचे रखिएगा और सेम प्रक्रिया, सांसों को बाहर छोड़ के रोक देना। और फिर बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ उसके ऊपर, सेम प्रक्रिया, मंडूकासन। मंडूकासन, वज्रासन में बैठ बैठ के और क्या क्या आसन हो सकता है। वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन तो हो ही सकता है, और साथ में शशकासन होता है, उसमें सांसों को बाहर छोड़ के रोक देना होता है। बड़ा रिलैक्स फील होता है, सांसों को बाहर छोड़ के रोक देना है। देखिए, किसी भी चीज को अगर हम आइडल यानी शांत या स्थिर छोड़ देंगे तो वो कमजोर पड़ेगा। यही कहानी है हमारे शरीर के साथ भी। अगर हम बीमार पड़ते हैं ना तो हमको आराम करना चाहिए, हमको लेटना चाहिए। उस समय जोर जबरदस्ती करने से गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए सलाह दी जाती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम खाली आराम करते रह जाएंगे तो और बीमार और बीमार और बीमार और गरीब और गरीब और गरीब और कमजोर, पढ़ाई में और कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पढ़ाई में और मजबूत धीरे धीरे होता है। तो अगर हम थोड़ा सा भी ताकत लग रहा है तो थोड़ी ही ताकत से योगा करेंगे। योगा जोर जबरदस्ती का चीज नहीं है। अब मंडूकासन की ये 3 पोज हो गए। अब हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन।
अर्ध मत्स्येंद्रासन से हमारा देखिए, इसमें हमको दाएं पैर को सीधा लेटा करके रखना है और बाएं पैर को ऐसे खड़ा रखना है, राइट। और जो पैर लेटा हुआ है, जमीन से चिपका हुआ है, वही हाथ सीने से लगाते हुए ऐसे, और जो है बाएं पैर के घुटने से क्रॉस करते हुए आप अपने दाएं पैर के घुटने को टच करिए। और जो हाथ पीछे है, देखिए मेरा एक हाथ पीछे है, तो मेरा जो है बायां हाथ पीछे है, तो नजर भी बाईं तरफ ही रखिएगा। बड़ा आसान है, करने से इतना डिटेल नहीं की जरूरत नहीं पड़ती, करेंगे तो डिटेल। हालांकि डिटेल मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूं कि जो नया सीखते हैं उसके लिए थोड़ा सा डिटेलिंग जरूरी हो जाती है, तो थोड़ा बोलना रहता है। तो योगा को अगर हम शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते रहेंगे, तो ही लोगों को उसका मतलब समझ में आएगा कि जो नया सीखने वाले हैं। बाकी जो पुराने कर रहे हैं उनको तो ऐसे ही मजे के लिए वो देख लें। तो ये क्या है कि बायां पैर हमारा जब नीचे रहेगा तो दायां पैर खड़ा रहेगा, और फिर हम अपना जो पैर लेटा हुआ है वही हाथ सीने से चिपकाते हुए ऐसे क्रॉस में करके, और जो हाथ पीछे है उसी की तरफ हमारी नजर है। और इसमें पूरा देखिएगा, आपकी कमर, पेट और कंधा और पूरा शरीर का हिस्सा प्रभावित होता है साथियों। तो ये मतलब ये है कि हमको सांसों को इसमें लंबा गहरा लेते रहना है, छोड़ते रहना है। देखेंगे कि हमारा पेट का जो है दोनों तरफ से ट्विस्टिंग हो जाता है, और मेरुदंड का जो स्पाइनल कोड आजकल क्या आप हमेशा के लिए सत्य है कि स्पाइनल कोड स्ट्रॉन्ग है तो शरीर स्ट्रॉन्ग है, वो हमारी बॉडी का एक सेंट्रल पार्ट है। स्पाइनल कोड का अभ्यास इससे प्रैक्टिस होता है, इसलिए अर्ध मत्स्येंद्रासन न सिर्फ आसान है, इसको दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ से आप 3-3 बार करें, 5-5 बार करें। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसन ज्यादा भाता है। देखिए, जानवरों में भी सिलेक्शन होता है, जानवर भी हर तरह का घास नहीं खाते हैं, उनको हर दिन कौन कौन सा घास खाना है उनको पता है। इंसान को पता होता है कि उसके लिए कौन सा चीज अच्छा है, वो उसको पहले ट्राई करे, अगर उसको अच्छा थोड़ा भी लगे तो उसको वो और ज्यादा टाइमिंग उसको देना चाहिए। ओके, तो मैंने बैठ करके वार्म अप के लिए हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि बैठ करके हम वार्म अप कुछ कर लेंगे, और थोड़ा सा लेट कर भी वार्म अप कर सकते हैं अपने बॉडी को क्योंकि हमने स्टैंडिंग पोज में वार्म अप की अभ्यास जो है हमने कल वीडियो बनाया था। आज हम बैठ करके और लेट करके कुछ वार्म अप की चर्चा कर रहे हैं, जो प्राणायाम से पहले भी कर सकते हैं, प्राणायाम के बाद भी कर सकते हैं। कोई इसमें विशेष नियम नहीं है कि हमें जो है कब जो है प्राणायाम करना चाहिए और कब जो है। मैंने एक कॉमन रूल बताया कि प्राणायाम जो होता है खाली पेट होता है, गर्म पानी पी के होता है, मतलब नॉर्मल पानी, और जितना पानी शरीर में रहेगा, जूस रहेगा या लिक्विड रहेगा। आजकल गर्मी है तो गर्मी में भी हल्का थोड़ा जो बीमारी चल रहा है उसके हिसाब से नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए, कभी भी ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो ये इस तरह से अर्ध हलासन का जो है यह एक पैर ऊपर उठाइएगा। हाँ, अब कोई लोग पैर भी उठाते हैं तो वो ऐसे उठाते हैं, कहते हैं फॉर्मेलिटी कर दे रहे हैं, विक्रम सर वीडियो बना रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। नहीं, पैर को एकदम ईमानदारी से स्ट्रेट रखिए, क्योंकि ताकत मिलाइएगा तभी ताकत बढ़ेगा। पैर को स्ट्रेट रखिए कभी भी। योगा के नॉर्मल को ये जनरल रूल है कि पैरों को थोड़ा स्ट्रेट रखना है, हाथों को थोड़ा स्ट्रेट रखना है। तो जब जो करना है उसको समझिए, पैर के पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेट रखिए ऐसे, तो इस तरह से उठाइएगा, सांस लंबा गहरा लेते रहिएगा, नहीं तो थक जाएंगे, कहेंगे कि हमको होता ही नहीं है। तो दुनिया में आपसे क्या होगा? अगर आप अपना ही पैर नहीं उठा पा रहे हैं तो दुनिया में अपने बाल बच्चे, परिवार, समाज इतना काम कैसे करेंगे? देखिए, बॉडीली तौर पर अगर हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो हमारा मेंटल स्ट्रांगनेस का फायदा क्या है? क्या हम लेखक और कवि हैं जो हम लिख देंगे? और नहीं, हम अपने विचारों को क्रियान्वित करेंगे तभी हम महान बनेंगे या उससे हमको फायदा मिलेगा।
लंबे गहरे सांसों के साथ दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं अगर थोड़ा ताकत लगे। देखिए हाथों को ऐसे जमीन पे चिपका लीजिए और लंबा गहरा सांस लीजिए, पैर उठा दीजिए, देखिए, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब कहिएगा लेटे लेटे कैसे वार्म अप हो रहा है, तो देखिए अभी आपको पसीना ना आ जाए। 10 बार तो कम से कम करिएगा। अगर 10-10 बार भी हर पोज को आप कर लिए तो आप अगर कई तरह के पोजेस को जान चुके हैं तो अगर 10 पोज भी कर लेंगे 10 या 100 टाइम्स, बॉडी में मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और पूरे बॉडी का जो कहते हैं व्यायाम जो है वह हो जाएगा। देखिए व्यायाम जो है वो बहुत जरूरी है। दिन में 25 मिनट्स दिन रात में आपको कम से कम। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग, एक पैर से साइकिलिंग कर रहे हैं। अब फिर अगर अभ्यास हो जाएगा तो हम इसको फास्ट भी कर देंगे एक पैर से, और इसमें भी पैरों को एक रिदम में चलाएंगे लंबे गहरे सांसों के साथ। और 10 बार अगर हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो 10 बार एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना जरूरी है। हर योगा का उल्टा और सीधा हमें कर लेना चाहिए। सांस नॉर्मल लंबा गहरा लेते रहें। अब देखिए अब इसमें दोनों पैरों को भी जो है आप एक साथ साइकिलिंग कर सकते हैं। देखिए लेटे लेटे वार्म अप कैसे होता है। बैठे बैठे वार्म अप तो हमने कुछ चर्चा कर ही लिया। अब लेटे लेटे वार्म अप 10 बार क्लॉकवाइज कर लिया और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज भी हम लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे तो थकेंगे नहीं। देखिए अगर आपको थोड़ा सांस फूलने लग जाए तो थोड़ी देर आप 1 मिनट आध मिनट शवासन में लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच फासला, दोनों हाथों के बीच थोड़ा सा फासला बराबर बराबर का, और नजर बंद, मतलब आंख बंद, और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव मन में रखिए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, जो आपकी शरण में आते हैं वही उसी का तो उद्धार होता है। आपके पास रहकर के भी आपको नहीं जान पाते हैं हम लोग। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हिरण के शरीर के अंदर ही मृग के शरीर के अंदर ही कस्तूरी छिपी होती है, और कस्तूरी में खुशबू होता है, और वह मृग पागल रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। संसार में हम सभी जीवों को ये एहसास होना चाहिए कि जो हमारे शरीर की खुशबू है वह हमारे शरीर के अंदर है। खुशबू से माने हैं हमारे शरीर की अच्छाई, दिमाग की अच्छाई, हमारे शरीर और शारीरिक और मानसिक ताकत हमारे ही अंदर है। तो आत्म केंद्रित होना, कुछ देर इस अवस्था में लेटेंगे, बहुत जरूरी है आत्म केंद्रित होना। तो ये कुछ देर इस अवस्था में लेटेंगे तो एक लंबा गहरा सांस आएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा इस अवस्था में लेटने से थोड़ी सी हल्की सी नींद आ जाए तो उसको योग निद्रा कहते हैं। बड़ा ही फायदेमंद होता है। वैसे योग निद्रा से मुझे याद आया कि दोपहर में जो हम खाना खाते हैं 12 से लेकर के 2 बजे के बीच में खाना खाते हैं अक्सर लोग, 3 बजे के बीच में। तो दोपहर के हैवी खाने के बाद अगर हम 10 मिनट शवासन में लेट जाएं या बाई करवट ऐसे लेट जाए, सोने का भी एक तरीका हो। सोने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ये तकिया है, तकिया भी ज्यादा ऊंचा ना हो और ऐसे सो जाते हैं तो सोने का अच्छा तरीका ये है। कोई लोग ऐसे सो जाते हैं, ये भी एक तरह से ठीक है, मकरासन है। लेकिन कोई लोग जो है बेतरकीब होते हैं ऐसे, तो कोई ऐसे, तो ये इससे हमारा जो है पूरा सुबह में उठते हैं तो उसको एनर्जी उतना फील नहीं होता मनुष्य को। तो मनुष्य का शरीर का जो है ज्योमेट्री, जैसे हम देखते हैं कि पेड़ एक खड़ा है, अगर वो सीधा खड़ा है तो वो स्टेबल है, अगर वही झुक जाए तो वो कभी भी गिर सकता है। तो हमारे शरीर की एक ज्योमेट्री ज्यामिति होती है कि जो एक निश्चित मतलब एंगल पे सही मायने में
वो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आता है। 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, स्टेबिलिटी होती है। तो 90 डिग्री पर ही आप सोएं भी, और 90 डिग्री पर ही आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें। और देखिए, इससे आपको 10 मिनट अगर आप खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद आप रिलैक्स कर लेंगे तो ये योग निद्रा वाली बात हो जाएगी। 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 20 मिनट, 15 मिनट। अब देखिए, शवासन में से उठने का भी सहजता पूर्वक ये तरीका है कि बाईं तरफ करवट से उठे तो आपका शवासन का जो है और समझ में आ जाएगा। लेटे लेटे तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं, हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि प्राणायाम करने से पहले कैसे हम अपने बॉडी को थोड़ा सा बैठ के और लेट के वार्म अप कर लेंगे, और तब मन लग जाएगा और फिर आ जाएंगे सिद्धासन में। सिद्धासन तो कोई भी कर सकता है। अगर सिद्धासन भी कोई नहीं कर सकता है, सुखासन तो कोई कर ही सकता है ना। सुखासन में क्या है, कैसे भी बैठ जाओ। और अगर आदमी को इस तरह बैठने में भी किसी को दिक्कत है तो वो कुर्सी पर बैठ करके इस तरह से कुर्सी पर घुटना 90 डिग्री एंगल पर रखें और बैठ करके आप अनुलोम विलोम करें, कोई बात नहीं। तो देखिए, कोई भी आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन सबसे अच्छा रहता है। बायां पैर नीचे, दायां पैर उसका टखने के ऊपर टखना चिपका हुआ जो है इधर पेट से, और इस तरह से जो है सिद्धासन, इसका नाम ही है सिद्धियों का आसन। अब हम कुछ साधना करने से पहले नीम के 4-5 पत्ते तो जरूर चबा लीजिए, उससे आपका बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल का लेवल मेंटेन रहेगा, जो शरीर की गंदगी से, अगर हमारे शरीर के अंदर गंदगी ठहरता है तभी बीमारियां बढ़ती है। वो पता चला कि हमारे शरीर के अंदर इतना टॉक्सिक मटेरियल है तो हमको योगा प्राणायाम तो क्या, हमको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो हर काम में मन लगाने के लिए थोड़े 2-4 जो ये डेली रूटीन मैंने कल और आज की वीडियोज में बताए हैं, वो निश्चित रूप से सबको पालन करना चाहिए। इसमें कोई दुराय नहीं, क्योंकि उससे हमें फायदा है। तो फायदे का सौदा ही सबको पसंद आता है। तो सिद्धासन बैठ जाइए, पहली दोनों उंगली मिलाइए। छोटे बच्चे और युवा और जो वृद्ध हैं, उम्र दराज है, 40 या उससे ऊपर है, वह क्या करिएगा कि जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, उसको अंगूठे की जड़ में लगा दीजिएगा। तो आपका अंगूठे से तर्जनी को इसे दबा दीजिएगा और तीनों उंगलियों का रूप ऊपर रखिएगा। यह एक खास मुद्रा है। अगर आपको इस मुद्रा में नहीं कोई दिक्कत है तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई इसमें ये हवा नहीं पालना है। तो मैं एक मुद्रा विशेष, कौन नहीं जानता है कि वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शनि मुद्रा, अग्नि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, वरुण मुद्रा, हर तरह की मुद्राएं होती है, अपान मुद्रा, तमाम तरह की मुद्राएं होती है। मैं कहता हूँ कि एक ही साल है, सब सदे, सब साधे, सब जय। हम कोई मुद्रा का यहाँ विशेषज्ञ नहीं बैठे हैं, हम लोगों को बनना है। हम लोगों को बस एक जो है अपना डेली रूटीन में आधा 1 घंटा जो है प्राणायाम के महत्व को सीखना है कि किस तरह से वो हमारे ही डेली लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको हम कर लेते हैं तो पूरा जीवन हमारा सफल हो जाता है। इतनी बड़ी बात है, तो जादू मंत्र नहीं है इसका। एक समस्या है, इसको करना पड़ता है, और समस्या नहीं है, समस्या सबके लिए हो जाती है कि हमको सुबह सुबह क्या करना है, प्राणायाम। एक समस्या है जिसको बिना किए तो होगा। चलिए, तो ये वायु मुद्रा में बैठ गए, सिद्धासन लगा ली, पीठ गर्दन सीधी, और सीधा जो है सांस अंदर भरिए नाक से, और फिर ओंकार करिए, वो लंबा, और मुंह पर मुंह चिपक जाएगा। स्वतः जो है भौहों के बीच में हल्का ध्यान लग जाता है, ओंकार का सिंबल बन जाता है, बहुत अच्छा रहता है। लंबे समय तक देखिए, बीच में आप इंटरप्ट मत करिए। जब प्राणायाम करिए तो म्यूजिक एक ऐसा लगा दीजिए जिसमें फालतू चीज ऐड वैड ना आए, कुछ ऐसा ना आए कि जिससे आपका ध्यान बटे। बस एक सॉफ्ट म्यूजिक आप लगा सकते हैं, चाहे कुछ धुन इंस्ट्रूमेंटल लगा सकते हैं, और उसको लोड कर लीजिए मोबाइल में, और उसको ऑनलाइन मत चलाइए। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, इधर उधर कोई आसपास मोबाइल ना हो, ये बहुत जरूरी है। मोबाइल से हमारे अंदर स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब प्राणायाम करते हैं इसमें बीच में इंटरप्शन सही नहीं होता है। और जब आप प्राणायाम करते करते थक जाइएगा तो आप थोड़ा सा भजन के साथ क्लैपिंग कर लीजिएगा,
और जो है हल्के दोनों बाहों के बीच में हल्का ध्यान रख करके अगर हम थोड़ा ताली बजाते रहेंगे तो इससे हमें क्या है कि हमारे एक्यूप्रेशर तो होते ही रहेंगे, लेकिन ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जो है वह उसका भी अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं कि लोग जब अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं, ये सही नहीं है। ईश्वर को हमें सदा से ही माँ के गर्भ से लेकर के आज हम जितनी भी सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, पृथ्वी मिला है, धरती मिला है, आसमान मिला है, हवा मिली है, पानी मिला है, जीवन मिला है, माता मिले हैं, पिता मिले हैं, तो दोस्त मिले हैं, दुनिया मिला है, ये सब ईश्वर प्रकृति की कृपा है। और हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव का अभ्यास ना करें तो एक समय आएगा जब हम ईश्वर के प्रति जो है अपने भाव को जो है नहीं पाएंगे, अभाव पाएंगे। तो ईश्वर के प्रति जो भावनात्मक बातें हैं, जो उनसे लगाव है, वह हम इसी ताली के साथ, भजन के साथ और ध्यान के साथ अपनी कृतज्ञता जो है ईश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही हमारे मनुष्य जीवन हमारा सफल हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो हे प्रभु कि मैं आपका भजन गाऊं, आपका ध्यान करूं। और ध्यान में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े रोग जो है वह ध्यान के कुछ केंद्र हैं हमारे शरीर में। अगर जिस शरीर के जिस हिस्से में हमें कोई दिक्कत है, बस वहां पर ध्यान केंद्रित कर करके, किसी के पेट में अगर दिक्कत है तो नाभि में जो चक्र होता है उसमें नाभि मतलब पेट में ध्यान रखते हुए, ऐसा है ना कि हमारा ध्यान कहीं भी जा सकता है, तो वह तो हमारी खासियत है कि हम अपने एक सेकंड के अंदर हम हजारों बात सोच सकते हैं। तो अपना ध्यान जो है जिस शरीर के जिस हिस्से में प्रॉब्लम हो उसी पर अपना शरीर दिमाग की रूप से ध्यान रख करके और प्राणायाम करें तो उसका एक विशेष लाभ होता है। लेजर बीम लाइट की तरह वह काम करता है, जो दिखाई तो नहीं दे रहा है कि माने हमारे शरीर में कौन सा लाइट प्रवेश किया है, लेकिन प्रवेश करता है। वायरस क्या दिखाई देता है? जब स्कैन होता है हमारी बॉडी का तो क्या दिखाई देता है कोई भी चीज? नो। जब हमारा फोटो क्लिक होता है तो लाइट दिखाई देता है, लेकिन ये सब चीजों में तो बहुत सारी चीजें दिखाई भी नहीं देती है और हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो वही बात है कि हमें ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारा शरीर का अंग जो है, जिस अंग विशेष में कोई समस्या है, उस अंगों पर अगर हम ध्यान रखते हुए अगर हम प्राणायाम करेंगे तो उस अंग की जो बीमारियां हैं, वो जो सेल डैमेज्ड हैं, वो बनने लगेंगे और जो वह अंग विशेष में जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात है। ओंकार करने के बाद आप भस्त्रिका करने से पहले, जो पहला प्राणायाम भस्त्रिका होता है, उसको करने से पहले कुछ मंत्रों का जाप अवश्य कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। फिर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्रयम, कोई एक दिन करता है, ओम हमें रोज करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षिमामृतम्। इसके बाद एक होता है ओम सहना ववतु। आप टाइप करेंगे इंटरनेट गूगल में तो आप सिर्फ ये टाइप करिएगा ओम सहना ववतु, तो आपको इंटरनेट पे भी ये श्लोक मिल जाएगा। आप वहां से नोट कर लीजिए कॉपी में। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसमें एक स्टूडेंट और एक टीचर का जो है प्रार्थना है ईश्वर से कि हे प्रभु, मेरा स्टूडेंट कहता है कि हे प्रभु, मेरा तो स्वास्थ्य रक्षण करो ही करो, मेरे गुरुजी का भी करो। हे प्रभु, मेरे वीर्य की रक्षा तो करो ही करो, मेरे गुरुजी के भी ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। हे प्रभु, मेरा विद्या का पोषण करो, संरक्षण करो, मेरे गुरु जी का भी विद्या का पोषण और संरक्षण करो। तो यह मंत्र अपने आप में गुरु शिष्य के लिए इतना समर्पित मंत्र है कि हमें इसको ओम सहना ववतु नाम से इसको हम जान सकते हैं। यह मंत्र को
और लास्ट में एक हम और मंत्र कर लेते हैं, ओम असतो मा वाला। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मंत्रों का हमारे शरीर के रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। एक इंसान होता है जो आधा मरा होता है और एक इंसान होता है जो पूरा जीवित होता है। आधा मरा हुआ इंसान जो इसी तरह है जैसे एक कॉकरोच को और एक मेढक को जब हम साइंस के लेबोरेटरी में, उसको बायोलॉजी की लेबोरेटरी में निकाल करके उसका एक एक ऑर्गन को टेस्ट करते हैं तो उसको तड़प तड़प के उसकी मौत होती है। तो वही मौत वाली स्थिति नहीं तो कम से कम दुख वाली स्थिति तो हम मनुष्यों की हो ही जाती है जब हम जीने में आधा जीते हैं आधा नहीं जीते। मतलब जैसे पेड़ की एक डाली टूटी हुई हो, उसकी पत्तियां धीरे धीरे मुरझाती है, तो जीवन का यह स्थिति बड़ा ही खतरनाक होता है। और एक इंसान होता है जो पूरा जीवंत होता है, उसे बेवजह आनंद आता रहता है, बेवजह खुश रहता है। उसे खुश रहने के लिए उसके लिए सुख शब्द ही नहीं होता, वो हमेशा सुखी होता है, बेवजह वो प्रसन्न रहता है। तो जीवन में हमारा दो तरह का लाइफ है, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सुख को ढूंढेंगे कि सुख हमारे ही अंदर है। तो कैसे? तो कुछ सिस्टमैटिक लाइफ जीने से, सिस्टमेटिक खाना खाने से, सिस्टमेटिक सोने से, सिस्टमेटिक सोचने से और सिस्टमेटिक बैठने उठने और प्राणायाम योगा तो बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक चीज है।